Hello everyone, I'm Rashmi Das and welcome to the new session of IP Gate. Today we have Mr. Srinath Jani with us. He has secured All India Rank 1 in GATE 2022 from Petroleum Engineering branch. So first of all, congratulations Srinath on your achievement and thank you कि आपने and thanks to you कि आप हमारे सेशन के लिए आ जाएं. यहाँ पे अभी ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें दे ताकि हम आपके बारे में थोड़ा जान सकें. जी, पहले रश्मि आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया आपसे बातचीत करने का, और आईपी की टीम को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका मिला. तो जैसे कि मैं मेरी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैंने बीटेक की बैच है मेरी 2013 से 17. तो मैंने 17 के अंदर बीटेक पास किया था और तब से लेके मैं लगातार गेट के एग्जाम दे रहा हूँ. तो लेकिन शुरुआत के 2 साल में गेट की इतनी अच्छी से प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, तो मतलब रैंक थोड़ा पीछे था कि अबव 50 रैंक था. उसके बाद 2019 में ऐसा हुआ कि नहीं, अभी तो कुछ करना है. तो 2019 की गेट में हमने सबसे ज्यादा प्रिपरेशन किया. तो उसके अंदर भी हमने हमारी जो प्रिपरेशन थी उसके मुताबिक अच्छा रैंक हासिल किया. उसके बाद उसी वक्त कुछ जैसे कि हम बोल नहीं सकते, लेकिन ओएनजीसी के अंदर उन्होंने कुछ फॉर्मेट चेंज कर दिया और वो सब कुछ रहा. तो हमारा उस वक्त सीट्स ज्यादा होने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया था. फिर उसके बाद हमने 2020 की प्रिपरेशन स्टार्ट की. तो उसके अंदर मेरा तब करियर बेस्ट रैंक था 22 रैंक. तो उस वक्त भी ऐसा था कि चलो इस बार तो अच्छी रैंक है तो हो जाना चाहिए. लेकिन अगेन मार्च 2020 में कोरोना हुआ और फिर सब कुछ डिले हो गया और 2 साल निकल गए. तो वो 2 साल में कुछ रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा था, तो हमने मास्टर्स ज्वाइन कर लिया. तो मास्टर्स के अंदर अभी जो 2022 की गेट एग्जामिनेशन दिया, तो उस वक्त ऐसा था कि हर साल हम ऐसा वेट करते थे कि कब हमारा पेपर आएगा, कब हमारा पेपर आएगा, कि थोड़ा पेपर लेंथी होना चाहिए. और ऐसा नहीं, पेपर के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि जो हमारे कोर्स के अंदर ना हो. सब कुछ कोर्स के कंटेंट के अंदर ही था. लेकिन जो कैलकुलेशन बेस्ड पेपर होना चाहिए और थोड़ा लेंथी, तो वो था. तो हमें लगता था कि इस बार अच्छी रैंक आनी चाहिए. तो हमने सोचा नहीं था कि फर्स्ट रैंक आएगी, हमने सोचा था सिंगल डिजिट आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट रैंक आ गए तो हम भी बहुत खुश है इस बार. हाँ डेफिनेटली, मतलब सच बोलो तो काफी कमेंडेबल जर्नी है आपकी. मतलब 2017 से लेके कंटिन्यूअसली 2022 तक एक एफर्ट करना. सो मैंने थोड़ी बहुत आपसे बातचीत की थी 2020 के इंटरव्यूज को लेके. तब हमने आपसे थोड़ी बहुत बात की थी, तो आपने अपना एक्सपीरियंस एक शेयर किया था. तो इतने सालों तक जब आपने गेट की प्रिपरेशन की, तो कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत कर लिया, इसको छोड़ के कुछ और करते हैं? क्या कभी ऐसा मोमेंट आया था? हाँ, वो जो जब 2019 के गेट से जो रिजल्ट आया था ओएनजीसी के रिक्रूटमेंट का, तब वो एक मोमेंट बोलते हैं ना कि लोएस्ट मोमेंट था वो हमारी लाइफ का. तो फिर हमने सोचा कि मतलब आराम से सोचने का मौका मिला कि अभी आगे करना क्या है, क्योंकि उस वक्त हमने ना तो कोई जॉब एक्सेप्ट की थी, क्योंकि हमारे एक एचएलएस एशिया के अंदर भी सिलेक्शन हुआ था. तो हमने उधर से भी हमने रिजेक्ट कर दिया था कि मुझे यहाँ नहीं करना है. तो वहाँ पे 2-3 महीने हमने आराम से सोचा, फिर देखा कि नहीं, एक लास्ट बार ट्राई करते हैं 2020 के अंदर. और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम कोई भी अगर फील्ड चेंज करेंगे, इधर एजुकेशन फील्ड में जाएंगे या फिर हम कोई प्राइवेट जॉब करेंगे. लेकिन हम ऐसा था कि एमबीए नहीं करना था मुझे. तो उसके बाद 2020 की ग्रेड थी और 2020 के बाद सबकी जिंदगी बदल गई कि जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जो होने वाला है. तो वो जो एक्स्ट्रा 2 साल लगे, तो वो उसमें हम ऐसा किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा था. तो वो एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए कि सिर्फ अकेला ऐसा मैं ही नहीं हूँ, पूरी दुनिया ऐसी है कि जो कोरोना फेज से सफर कर रही है. तो वहां पे ऐसा था कि चलो ये 2 साल बिगड़े तो उसकी कोई इतना हमें मतलब कोई खेद नहीं था. तो हमने वहां पे ऐसा सोचा, पॉजिटिव ऐसा सोचा कि अभी ये 2 साल मेरे मतलब टाइम मिल रहा है तो मेरे को मास्टर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो एटलीस्ट एक डिग्री ऐड हो जाएगी मेरे करियर के अंदर. तो मुझे ये जानना है कि जैसे हर बार ये मैंने भी फेस किया और बहुत लोग फेस करते हैं कि आप जो लोज की बात करें जो आपने फेस किया,
तो फिर भी एक चीज होती है ना जो आपको आपके गोल की तरफ फोकस करती है, तो वो सबसे बिगेस्ट डेडिकेशन पॉइंट आपका क्या है कि आपने हर साल टॉप 50 में आना या टॉप 30 में, जितना मैंने आपको जाना आपका 25 में भी रैंक आया है, तो और फाइनली एक सिंगल डिजिट रैंक लाना। तो एक जो वो है ना कि ठीक है सब कुछ ओके, थोड़ा टेंशन होना, दुखी होना, बट एक वो पॉइंट की वो कौन सा की पॉइंट है जो आप हमेशा आपको पुश करता है कि नहीं मुझे करना तो यही है? कि सबसे ज्यादा क्या होता है कि फैमिली का सपोर्ट होता है और खुद के अंदर के कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अपने दोस्त अपने जो सही दोस्त होते हैं वो हमसे कभी गलत नहीं बोल सकते, और हमारे फैमिली वाले भी। तो वो लोग हमेशा मुझे यही कहते थे कि तेरा चाहे AIR 1 आए या ना आए, हमारे लिए तो तू ही AIR 1 है। मतलब ये करीबन बात है 2019 की बात है। तो मैं सोचता कि मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं दूसरे लोगों को भी अंदर एक कॉन्फिडेंस देख सकता था कि नहीं वो लोग भी ऐसा मेरे बारे में सोचते हैं, उन्हें भी ऐसा फील होता है कि नहीं मैं कर पाऊंगा। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि ये जर्नी कंटिन्यू रखने के लिए। हाँ, ये तो डेफिनेटली मुझे भी लगा था जब मैंने आपसे पहली बार बात की थी कि अगर आप इतना डेडिकेशन और पेशेंस रख सकते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं, थोड़ा हम भी पेशेंस हमें भी रखना चाहिए। तो आपको एक जैसे आपने अब 3-4 साल से ज्यादा आपने जब ये एग्जाम दिया, तो आपको क्या डिफरेंस लगा इस साल के क्वेश्चन पेपर में और पिछले साल के जो पेपर थे उनमें? कुछ डिफरेंस था, क्या लगता है आपको? अगर मैं बताऊं तो पिछले साल के कंपेयर में, जैसे कि 2021 के कंपेयर में ये 2022 का पेपर बहुत ही अच्छा था। और जैसे कि एक स्टैंडर्ड पेपर होना चाहिए कि कोई ऐसा मतलब बोल नहीं सकता कि कोर्स के बाहर का पेपर था। जो भी था सब कुछ कोर्स के रिलेटेड ही पेपर था, अगर आपने सही से पढ़ा है तो वो आएगा। और ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं थे कि जो एकदम इजी डाल दिए या फिर एकदम एम्बिगुअस क्वेश्चन डाल दिए क्वेश्चन पेपर के अंदर, कि जहाँ पे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। जैसे कि 2021 में हुआ था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि चैलेंज होके आंसर चेंज, वो 7 क्वेश्चन थे जो चेंज हुए थे, और लोगों के 10 नंबर 12-12 नंबर तक इंक्रीज हो गए थे। तो ऐसा पेपर क्वालिटी वाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो गेट का पेपर है वो IITs के प्रोफेसर जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं वो लोग सेट करते हैं। जी। तो इस बार वो काफी वो उन्होंने उसके रिलेटेड काफी अच्छा पेपर निकाला, नो डाउट। हालांकि वो भी इंसान है तो उनसे भी थोड़ी गलती होती है। तो इस बार भी कुछ क्वेश्चन जो हुए थे वो चैलेंज होके एक्सेप्ट हुए थे बाद में। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर अप टू द मार्क था, कि लेंथी प्लस विद इन कंस्ट्रेंट ऑफ अवर सिलेबस ऐसा था, और और कैलकुलेशन बेस्ड। और अगर मैं आपको ये पूछूं कि जैसे कोई पेट्रोलियम इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो जैसे एक ट्रेंड सेट हो जाता है कि एक ट्रेंड होता है कि कुछ चीजें हमेशा कॉमन रहती हैं, सिमिलर ट्रेंड में आज तक वही 2016 से लेके आज तक उसी ट्रेंड में आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं हम्म। जिनका ट्रेंड चेंज हो रहा है और कुछ चीजें थोड़ा ज्यादा चेंज हो रही हैं। तो उससे रिलेटेड आप सब्जेक्ट वाइज आप क्या बताना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पेट्रोलियम के सब्जेक्ट पेपर में कॉमन आ रही हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग और जिसमें चेंजेस भी आ रहे हैं कुछ चीजों में? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर चेंज आना ही चाहिए तो पर्टिकुलर मैथमेटिक्स के अंदर चेंज आना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलियम का सिलेबस अगर बाकी ब्रांच के कंपेयर में देखा जाए तो उनके कंपेयर में हमारा सिलेबस करीबन 75 to 80% ही सिलेबस है हमारा। तो अगर पेपर क्वालिटी वाला अच्छा बनाना है तो हमारे जैसे पता है हमारे पेपर के अंदर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं। तो आगे की अगर हम अपकमिंग ईयर्स में देखे जाए तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगी तो उसके अंदर अगर पेपर हमें क्वालिटी वाला बनाना है तो प्रोफेसर्स मैथ्स की तरफ फोकस कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी डाले जाए। उसके बाद कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हर बार उनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे कि कैपिलरी प्रेशर है, हीट ट्रांसफर है, देन फ्लो रेट है। उसके बाद जैसे कि देखा जाए तो कॉमन एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो बेसिक एप्टीट्यूड जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो नहीं, लेकिन हम डेली लाइफ साइंस यूज करके वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन होते ही होते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता कि आप पेट्रोलियम से हो या मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रिकल से, वो क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकता सॉल्व है। कर लेकिन सकते जस्ट हैं। आपको एकदम ऐसे 11th-12th का बेसिक आता हो तो भी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे भी हर क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन होते ही हैं हर क्वेश्चन पेपर में। तो ये सारे ट्रेंड फॉलो होते ही रहते हैं। और जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जैसे कि 65 नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन होते हैं, उसमें से अगर हम 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के और बाकी के अगर अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन मैथ्स के, मतलब अगर 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन हम निकाल दे
मतलब बचते हैं 45 क्वेश्चन बचते हैं। तब वो 45 क्वेश्चन में से कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो हमेशा बेसिक ही होते हैं, जैसे कि पोरोसिटी निकालो, परमेबिलिटी निकालो, स्किन फैक्टर निकालो, फ्लो एफिशिएंसी निकालो, आरओपी निकालो, फ्लो रेट निकालो। तो ये सब टॉपिक तो ऐसे है कि ये बोलते हैं ना कि ये ट्रेंडिंग में हमेशा थे और ट्रेंडिंग में रहेंगे ही रहेंगे, कि कुछ ना हो लेकिन ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, क्योंकि नहीं है। वैरायटी इसके अंदर से नई नई निकाल सकते हैं ये, लेकिन ये टॉपिक एकदम बेसिक है कि ये तो करना ही पड़ेंगे आपको। तो और नए नए क्वेश्चन के अंदर वैरायटी। हाँ, तो जी आपको बोलिए। अभी तक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पेपर कौन सा लगा जो आपने दिया है इतने सालों में गेट का? टफेस्ट पेपर देखा तो, लेकिन टफेस्ट और क्वालिटी वाइज में अगर दोनों बोलूं तो टफेस्ट बोला जाए तो 2018 का पेपर, क्योंकि उसके अंदर थोड़े क्वेश्चन ऐसे थे कि जो इररिलेवेंट थे, कि जैसे कि अब हाँ कोरिलेशन के नाम, तो कोरिलेशन के नाम इज नॉट द थिंग दैट वी आर सपोज टू लर्न। तो हाँ। वो पेपर हार्ड था लेकिन क्वालिटी वाला नहीं था। उसके बाद 2020 का पेपर वो भी बढ़िया था, और 2022 का पेपर भी बढ़िया था। तो So those आप 2020 and हाँ, 2022 almost like of same level, and 2018 was the hardest but not quality wise. तो आपकी हर बार आई गेस 2020 में आपकी ऑल इंडिया रैंक 22 थी, और हर Yes. बार ही आपकी रैंक कैसी रही है कि टॉप 30 में रही है, मैं कहूँ तो हाँ हाँ। आपकी हमेशा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी रहती है कि आप कैसे मतलब पूरा प्लान कैसे करते हो कि अटेम्प्ट करने का पेपर को? हाँ कि वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, कि काफी बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मेरे खुद के दो तीन दोस्त हैं, कि वो प्रिपरेशन हमेशा अच्छी करते हैं, लेकिन हम्म जब एंड मोमेंट पे आते हैं तब वो बोलते हैं कि हम पेपर के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते। और हम्म इतना ज्यादा मतलब उनका उस टाइम पे माइंडसेट हिल जाता है कि वो करीबन कभी कभार 100 के पार चले जाते हैं उनका रैंक। तो सबसे पहले जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तब ऐसा होना चाहिए कि ये पेपर मेरे को 3 घंटे में ही खत्म करना है, मेरे पास इससे ज्यादा टाइम नहीं है, हम्म और नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन मेरे को हार्ड लगता है तो ऐसा नहीं है कि मुझे हार्ड लगता है तो बाकी को इजी लगेगा। अगर मैंने सही से पढ़ा है तो वो क्वेश्चन अगर मुझे हार्ड लगता है तो बाकी सारे बच्चों को भी वो क्वेश्चन हार्ड लगेगा ही लगेगा। हाँ सिर्फ ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट पर्टिकुलरली वही क्वेश्चन पढ़ के आया तो शायद उसे इजी लग सकता है, अदरवाइज उसके अलावा सभी बच्चों को अगर वो क्वेश्चन मुझे हार्ड लगता है तो उनको भी हार्ड लगने वाला है। तो अगर उसके अंदर स्ट्रेटेजी तो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले जितना आता है उतना हमें स्कोर कर लेना चाहिए, कि जैसे कि हिस्ट्री के मुताबिक देखा जाए तो 80 के अप स्कोर करते हो आप तो आप सेफ हो, कि आपका टॉप 10 फिक्स ही बनता है, कि कैसा भी पेपर रहे। सिर्फ 2021 में ऐसा नहीं हुआ था, और लेकिन 80 मतलब एक बहुत ही सेफ स्कोर माना जाता है आउट ऑफ 100। तो हम ऐसे सेफ्टी फैक्टर लेके चल सकते हैं कि हमारे पास 20 नंबर के क्वेश्चन छोड़ने के लायक हैं। और हम्म अगर हम ऐसा सोच ले कि वो सारे क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, तो हम 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही जो हमको करना ही नहीं है, टिक ही नहीं हाँ करना है और उसको देखना भी नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारे क्वेश्चन रिड्यूस होकर 55 हो जाते हैं 65 में से। तो अब हमें हमारा बेस्ट देके 55 में से ऐसा करना है कि हम कितने आंसर सही कर सकते हैं और हमारे नेगेटिव आंसर ना हो। तो हमारा वैसे भी 80 स्कोर आने वाला है, तो ये माइंडसेट रहना चाहिए। और उसके लिए मतलब मैं हमेशा मेरे दोस्तों से कहता रहता हूँ कि एक मेथड होती है कि डिसिप्लिन बोलते हैं ना, कि पेपर के अंदर पूरे पेपर को 3 राउंड में डिवाइड कर दो, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। जैसे कि अब राउंड 1 के अंदर मैंने पेपर स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को पेन और पेपर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने लगने हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि पेन को और पेपर को साइड में रख देना है, सिर्फ हमारे को माउस हाथ में लेके क्वेश्चन को रीड करना है। अगर मैं विदाउट पेन और विदाउट मतलब पेन का यूज किए, कैलकुलेटर का यूज किए मैं उसका आंसर लिख पाता हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ ये उसका आंसर यही आने वाला है, तो मैं उसके अंदर टिक करूंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट जाऊंगा। तो ऐसे करते करते करीबन 20 या 25 मिनट हम लोग पूरा 65 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने सभी क्वेश्चन देखे, हमें पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन नए आए हैं, कितने क्वेश्चन में देखे ही नहीं है, तो एक अंदाजा आ जाता है कि पेपर कैसा है। तो पहले 20 या 25 मिनट में भी पता चल जाता है कि पेपर हार्ड है, इजी है, नॉर्मल है, कैसा है। और तभी हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ही अटेम्प्ट होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करने। जैसे कि अगर पेपर हार्ड था तो मैंने टारगेट किया था इस बार 55 से ज्यादा नहीं करना है। तो उसके बाद राउंड 2 क्या होता है कि अब हमें पता चल गया कि पेपर कैसा
है तो राउंड 2 में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर वो न्यूमेरिकल आता है, हमें न्यूमेरिकल पढ़ा हुआ है, मतलब हमारे मतलब हमने कहीं भी ऐसा पढ़ा हुआ है कि हमें आता है, तो उसको सॉल्व करना है। अदरवाइज हमें सॉल्व भी नहीं करना है। जैसे कि अब बेसिक पोरोसिटी निकालनी पूछी और अगर हमें आता है वो क्वेश्चन, तो हमें तुरंत ही वहां पे सॉल्व करना है, उसका आंसर लिखना है। अदरवाइज जैसे कि कोई कैपिलरी प्रेशर का कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने कई फर्स्ट टाइम में पढ़ा ही नहीं हुआ ऐसा कुछ, लेकिन हमें पता है कि हमें आता होगा, फिर भी वो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, उसको आप छोड़ दो राउंड 3 के लिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका राउंड 2 भी करीबन देखा जाए तो 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो राउंड 1 करीबन 25 मिनट, तो उसको हम हाफ आवर गिन लेते हैं, और राउंड 2 करीबन 1.5 आवर, 1.5 घंटा। तो वो दोनों मिला के हमारे 2 घंटे खत्म हो गए। उसके बाद अभी भी हमारे पास 1 घंटा बचता है, तो उसके अंदर हमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने होते हैं, जैसे कि 5 या 6 क्वेश्चन। तो अब इसमें अगर वो 5 या 6 क्वेश्चन सही कर जाते हैं राउंड 3 के क्वेश्चन, तो हमारी लीड बन जाती है। वो अगर वो हमने सही कर दिए, तो हमारे पक्का मतलब अच्छा नंबर आने ही वाला है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो राउंड 3 के क्वेश्चन है वो साथ ही साथ राउंड 2 के अंदर करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर निकाल, कोई भी क्वेश्चन हम ले लें, तो ऐसा है ही नहीं कि हम उसको सॉल्व ना कर पाए। लेकिन दिक्कत तब आती है क्योंकि हमको गेट के पेपर के अंदर एक टाइम, विद इन टाइम फ्रेम के अंदर टाइम क्वेश्चन सॉल्व लिमिट। करना रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन है तो कोई स्टूडेंट से सॉल्व नहीं कर पाए, सभी बच्चे सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम, अगर हमारे पास टाइम मतलब पैरामीटर नहीं है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे टाइम बहुत बड़ा एक पैरामीटर है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 वाला। तो उससे क्या होगा कि आपका पेपर कभी छूटेगा नहीं। उसके बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा कि जो बाद में आपको ऐसा लगे कि मुझे ये आता था और मैंने नहीं किया। और जो आपने छोड़े वो तो आप पहले से ही मतलब डिसाइड करके मेरे को 10 क्वेश्चन तो छोड़ने ही है। तो इस पेपर में भी मेरा ऐसा हुआ कि आ, मैंने अभी तक ऐसे काफी बच्चे मतलब मुझे मेरे पास बातचीत हुई उनसे कि इस बार उनका पेपर छूट गया, पेपर छूट गया, पेपर खत्म नहीं हुआ। लेकिन मेरा इस बार मुझे पेपर को रीचेक करने का भी टाइम मिला था, और मैंने टोटल 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे ऐसा। तो हाँ, मतलब एक चीज वो भी थी कि मेरे नेगेटिव आंसर एक भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरे 2-3 एमएसक्यू गलत हुए थे, लेकिन उसके अंदर नेगेटिव नहीं हो सकते, तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन जो एमसीक्यू होते हैं वो वगैरह मेरा कुछ भी गलत नहीं हुआ था। तो ये राउंड 1, 2, 3 बहुत मैटर करता है, तो एक डिसिप्लिन हो जाती है इसके अंदर। तो और जैसे आपकी कि मैंने स्ट्रेटेजी सुन के ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा है, इसके साथ हम्म, आपने स्ट्रेटेजी को बिल्डअप किया है, और जीरो नेगेटिव होना किसी एग्जाम में, हाँ, ये भी बहुत ही कमेंडेबल बात है। तो लेकिन अब मुझे ये जानना है, जैसे कि कोई एक न्यू स्टूडेंट है, नया है, हाँ, उसने बीटेक थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है। तो जैसे अब स्टार्टिंग में हम प्रिपरेशन करते हैं, ये हो गया कि हम एग्जाम में कैसे पेपर को कैसे हम्म, फेस करें। तो जब वो, जैसे अब जून से या जुलाई से कोई शुरू कर रहा है, तो वो पढ़ते वक्त कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करना आपको लगता है कि अब आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में आपने भी अपने स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाए होंगे, ताकि आपका बहुत बहुत। एफिशिएंट बहुत ताकि एफिशिएंट से एफिशिएंट बन सके, और जीरो नेगेटिव तक जाना, मतलब नेगेटिव होना हाँ, और फिर जीरो नेगेटिव, कि एक भी नेगेटिव नहीं हुआ, वहां तक जाने में आपने अपनी स्ट्रेटेजी को काफी बार एनहेंस किया होगा। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं हमें। तो अभी ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मुझे मतलब ऐसे डायरेक्ट पूछते हैं कि सर आपकी नोट्स हमें दे दो, आपका मटेरियल दे दो। हाँ। तो मैं सब कुछ मटेरियल देने के लिए रेडी हूँ। मैंने किसी को मना नहीं किया कि आपको अगर मेरी नोट्स है तो आप ले जाओ, जेरोक्स करवा लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उनसे फिर से एक बार रिमाइंड कराऊंगा कि अगर आप किसी के नोट्स में से पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप उसको एज ए रेफरेंस देखो, कि उसको एज अ फाइनल मटेरियल मत देखो। हम्म। और आपको अपनी खुद की नोट्स ऐसे बनानी चाहिए कि जैसे कि आप जिसकी नोट को रिफर कर रहे हो, एट द एंड ऑफ आपकी प्रिपरेशन आपकी जो पर्सनल नोट्स हैं वो आपके रेफरेंस से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। हम्म। कि ऐसा होना चाहिए कि ये स्टूडेंट मतलब जैसे कि आप कोई मेरी नोट्स रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ आपकी प्रिपरेशन आपको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, श्रीनाथ की नोट के अंदर ये नहीं था जो मेरी नोट में है, और श्रीनाथ की नोट्स के अंदर ये चीजें अननेसेसरी थी जो कि याद रखने की जरूरत नहीं है। तो तब आपकी नोट एकदम अप टू द मार्क और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम 100% बेटर बनेगी। अदरवाइज आप मेरी नोट्स में से या फिर किसी की भी नोट्स में से सीधा मतलब हाँ यहाँ पे ये है, ये फॉर्मूला है, ऐसे पढ़ के जाओगे तो आपको कुछ नया सीखने को ही नहीं मिलेगा। तो नोट्स को, किसी की भी नोट्स, किसी की भी मटेरियल को एज ए रेफरेंस देखना चाहिए। और हमें ट्राई करना चाहिए कि इन
वो नोट्स के अंदर गलती है या नहीं वो हमें ढूंढनी चाहिए। अगर हम किसी के भी अंदर गलती निकाल सकते हैं तभी हमें हमें ऐसा मानना चाहिए कि हमें वो टॉपिक आता है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि हम मतलब क्वेश्चन होना चाहिए कि इसने ऐसा क्यों किया है। फिर ऐसे काफी सारे इक्वेशंस भी होते हैं कि जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट होते हैं। तो जैसे कि जॉन लीकर के बुक है तो उसके अंदर एक पेट्रोलियम का कॉमन कांस्टेंट है 1688 और वही सेम कांस्टेंट अगर हम अहमद मैकेनी बुक के अंदर देखें तो 162.6 है। तो अब जरूरत नहीं है कि हम दोनों इक्वेशन याद रखें क्योंकि अल्टीमेटली आंसर तो मेरा जो यूनिट में मांगे मेरे को उसमें लाना है। तो मैं चाहे 1688 से लाऊं या 162.6 से लाऊं वो टोटली मेरे ऊपर है कि मैं कैसे आंसर लाता हूँ। तो ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ इक्वेशन कि हमें बहुत ही कम इक्वेशन याद रख के जाना है और ऐसे याद रखने की अगर हम इक्वेशन भूल भी जाए तो वहां जाके हम डिराइव कर सके। इस तरीके से याद रखनी है। मतलब एक बार मैंने बातचीत में ये भी बोला था कि हमें इतना ही पढ़ने की जरूरत है और इतना ज्यादा बाहर आउटपुट निकल सके। लोग क्या करके जाते हैं इतना ज्यादा पढ़ते हैं और उनमें से उनका आउटपुट इतना ही निकलता है। तो वो थोड़ा मतलब चेंज करना चाहिए। तो अगर जैसे अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अब प्रिपरेशन कर रहे होंगे या कुछ रिपीटर्स भी होंगे तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि जैसे हमारे सब्जेक्ट्स है रिजर्वॉयर, ड्रिलिंग, प्रोडक्शन, किस सीक्वेंस में पढ़ाई करे ताकि उनका एक सेट बैठ जाए कि बिल्कुल गेट के माइंडसेट के साथ वो हमेशा जब भी टेबल पर बैठे उनका गेट का माइंडसेट हो। तो वो किस सीक्वेंस में अपनी पढ़ाई को करे, क्या स्ट्रेटेजी रखें जो हेल्पफुल रहेगी आपके हिसाब से, आप वो बताएं। तो जैसे कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग अगर कोर्स कंटेंट देखा जाए तो कोर्स में आपको लगेगा कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का कोर्स सबसे ज्यादा है लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कोर्स रिजर्वायर का है। तो हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट ऐसे होनी चाहिए कि सबसे पहले रिजर्वायर कंप्लीट करो। अब ऐसे भी नहीं है कि रिजर्वायर में तारिक अहमद के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करके हमने 17 चैप्टर तक पढ़ लिया। उसके अंदर भी मतलब डिवीजन होते हैं कि आपको कौन सा मतलब पहले फ्लूइड फ्लो लेना चाहिए या फिर मटेरियल बैलेंस से पढ़ना चाहिए, वाटर इनफ्लक्स। तो मतलब सबसे पहले हम बेसिक जो कि अभिजीत वाई दांडेकर बुक है वहां से चैप्टर 1 to 9 पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो चैप्टर 1 to 9 जो तारिक अहमद में दिए हैं जो उससे कनेक्ट करते हैं अभिजीत दांडेकर बुक से वो उसको पढ़ना चाहिए। फिर फ्लूइड फ्लो इन पोरस मीडिया पढ़ना चाहिए। उसके बाद मटेरियल बैलेंस, ऑयल वेल परफॉर्मेंस, गैस वेल परफॉर्मेंस, वाटर इनफ्लक्स, डिक्लाइन कर्व एनालिसिस। देन उसके बाद आता है लास्ट में पीवीटी एनालिसिस पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रूड ऑयल मतलब बोलते हैं पीवीटी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रूड ऑयल। उसके बाद अगर हम लोग ये जो फ्लूइड फ्लो वाला चैप्टर है वो लास्ट में लेते हैं और हमारे पास दूसरा ऑप्शन है अगर हम वाटर फीडिंग वाला चैप्टर लास्ट में लें तो उसके बाद डिपेंड करते हैं कि अगर आपने वाटर फीडिंग वाला चैप्टर लास्ट में पढ़ा है तो आप रिजर्वायर के तुरंत बाद ईओआर ले सकते हैं क्योंकि ईओआर इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ वाटर फीडिंग। 50 वाटर फीडिंग इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ ईओआर। तो वाटर फीडिंग अगर आपने रिजर्वायर में सबसे लास्ट पढ़ा है तो उसके बाद आप ईओआर स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपने फ्लूइड फ्लो इन पोरस मीडिया लास्ट में पढ़ा है तो आप वेल टेस्ट से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आपके फर्स्ट 3 टॉपिक ऐसे होने चाहिए कि आइदर रिजर्वायर वेल टेस्ट ईओआर और रिजर्वायर ईओआर वेल टेस्ट। रिजर्वायर फर्स्ट और सेकंड थर्ड में मतलब ईओआर और वेल टेस्ट वो आपके ऊपर है कैसा करना है। तो ये खत्म होने के बाद हमें ड्रिलिंग स्टार्ट करना चाहिए। ड्रिलिंग के बाद लॉगिंग के बाद ऑफशोर के बाद जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं कि अनकन्वेंशनल एंड एक्सप्लोरेशन। ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद हमें पढ़ना चाहिए प्रोडक्शन क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर क्या है कि एंडलेस थिंग है वो कि आप जहां से भी पढ़ो जितना भी पढ़ो कम पड़ेगा। तो लेकिन प्रोडक्शन के अंदर कुछ खास टॉपिक्स होते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल लिफ्ट होता है, वर्क ओरेंट स्टिमुलेशन, हीट ट्रांसफर, वेल कंप्लीशन एंड नोडल एनालिसिस, फिर आईपीआर, ओपीआर। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए। तो हम इसको लास्ट में रख सकते हैं कि हाँ ये मैं प्रोडक्शन का लास्ट में पढ़ूंगा। और मैथमेटिक्स ऐसा होना चाहिए कि डेली बेस पर पढ़ना है मैथमेटिक्स। कि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि एग्जाम फरवरी में होती है तो हम जनवरी या फिर मिड ऑफ जनवरी से मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट कर देंगे। इससे अच्छा है कि आप रोज 1 घंटा या 2 घंटा मतलब जितना भी आपका टाइम है 20 या 30% आप मैथ्स के अंदर निकालो। तो आपको लगेगा कि मेरा मैथ्स खत्म हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा मैथ्स खत्म हो गया। तो अभी जैसे 2016 से अगर हम देखें अभी तक में
तो स्टार्टिंग के ईयर्स में ऐसा था कि पेट्रोलियम के लिए ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थी, बट आज के डेट में हाँ ऑनलाइन काफी रिसोर्सेज है, क्लासेस हैं, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी काफी हो गई हैं। तो अपनी हाँ पढ़ाई के साथ, जैसे आपने कहा कि अपना एक सेल्फ नोट्स आपको बनाते रहना चाहिए, तो उन सब के साथ टेस्ट सीरीज को और जो बाकी के जो सोर्सेज हैं उनको कैसे इंसान मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन में लाए, ताकि उसका एफिशिएंसी भी बढ़े और उसको नई चीजें थोड़ी जल्दी भी पता चले। हाँ। तो जैसे कि काफी सारे अभी ऐसे कोचिंग क्लास और टेस्ट सीरीज वगैरह खुल चुके हैं। तो जैसे कि ऑफ टॉपिक्स हैं, जैसे कि ऑफशोर हैं, अनकन्वेंशनल हैं, फिर एक्सप्लोरेशन है, और कुछ हद तक लॉगिंग भी है। तो ये सारे टॉपिक का है कि हमें शायद इतना अच्छा मटेरियल कहीं और मिलेगा नहीं। तो अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि अच्छे से मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, तो हम उनका मटेरियल एज ए रेफरेंस फॉर द ये जो मैंने 3-4 टॉपिक बताए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे बेसिक टॉपिक हैं, जो कि रिजर्वायर और ड्रिलिंग, ईओआर, वेल टेस्ट, तो इन सब चीजों के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं किसी के भी मटेरियल पर डिपेंड करूँ। वो मटेरियल हमें खुद बनाना चाहिए, क्योंकि आपके पास रेफरेंस बुक अवेलेबल है। तो आप वहां से वो पढ़ो, खुद की नोट्स बनाओ, तो वो उससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। फिर इसके बाद अगर टेस्ट सीरीज की बात की जाए, तो टेस्ट सीरीज सबसे इम्पोर्टेंट रोल कहाँ पे प्ले करता है, तो वो है कि जैसे कि टेस्ट सीरीज के अंदर काफी सारे टेस्ट सीरीज आते हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे अच्छा फीचर है कैलकुलेटर वाला, कि वो सेम कैलकुलेटर प्रोवाइड करते हैं जो कि एक्चुअल गेट के अंदर होता है। तो अगर आप वो कैलकुलेटर चलाना नहीं सीखोगे, तो आपको गेट के अंदर आएगा ही नहीं कि कैलकुलेटर को यूज कैसे करना है। क्योंकि वहां पे अगर आप जितना जल्दी से कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो विथ कितने अच्छे से एक्यूरेसी से आप यूज करते हो, उस पर आपके मार्क्स बहुत सारे डिपेंड करेंगे। तो वहां पे टेस्ट सीरीज के अंदर हमारा फोकस ये होना चाहिए कि अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो चाहे मेरा क्वेश्चन भले गलत हो जाए, लेकिन मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर क्वेश्चन गलत होता है, तो उसका मतलब ये कि मेरा कंसेप्ट गलत था। तो मैं उसको मैं कहीं ना कहीं से करेक्ट कर पाऊंगा, पीछे से सीख के भी मतलब मैं कंसेप्ट क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर है लेकिन मेरी कैलकुलेशन गलत है, फिर चाहे कुछ भी कर लो, वो मेरी मिस्टेक गेट के एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी होने वाली है। मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा लेकिन मेरी कैलकुलेशन गलत थी, तो मेरे 2 नंबर चले गए। तो ये जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, किसी भी की टेस्ट सीरीज ले लो, लेकिन वहां पे एक फोकस रहना चाहिए कि मेरी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होनी चाहिए। और फिर मतलब ऐसे होती है कि काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और उनकी टेस्ट सीरीज की, जैसे कि कुछ मैं जैसे कि नाम बताऊं, जैसे कि पेट्रोगेट है, पेट्रोडाइज है, एस है, हमारी आईपी है। तो इन सब के अंदर हमें ये फोकस करना चाहिए कि जो वो लोग बना रहे हैं वो भी एक स्टूडेंट या फिर उनसे मतलब कोई थोड़े बहुत मतलब इंडस्ट्री के लोग बना रहे हैं, तो वो भी एक इंसान है। तो वो कहीं ना कहीं से इतना ज्यादा नया वैरायटी नहीं ला सकते। तो उनकी लैंग्वेज में, उनकी क्वेश्चन फॉर्मेटिंग के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी गलती हो सकती है। तो हमें वो माइंडसेट लेके चलना है कि उनकी गलती हो सकती है, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो हमें अंदर सीखना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोई टेस्ट सीरीज के अंदर मेरा फर्स्ट रैंक आया तो मेरा गेट के अंदर भी फर्स्ट आएगा, और अगर वो टेस्ट सीरीज में मैं फेल हो गया तो मैं गेट में भी फेल होऊंगा। तो मैं खुद बताऊं कि मेरे खुद 50 में से सिर्फ 6 नंबर आए रिजर्वायर की टेस्ट के अंदर, मैं एक टेस्ट सीरीज के अंदर दे रहा था। तो वहां से हमें ये सीखना चाहिए कि मैंने ऐसा क्या नहीं पढ़ा है जो इन लोगों ने नई वैरायटी मुझे दी है। तो ये, हाँ, ये एक अच्छा बहुत पॉइंट है टेस्ट सीरीज के बारे में, कि हमें ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, और अगर हम टेस्ट सीरीज देखते हैं और अगर कोई नया टॉपिक सीखने को मिलता है, मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। तो वहां पे आपको वो टॉपिक को ब्रश अप करना चाहिए, और कहीं से भी वो जो क्वेश्चन नहीं है उसके रिलेटेड और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको देखनी चाहिए। हाँ, सो मतलब लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी, लॉट ऑफ एफर्ट्स जो आपको पुट इन करना है। तो एक चीज मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप कह रहे हैं कि आपकी फैमिली काफी सपोर्टिव है, फ्रेंड्स काफी सपोर्टिव है, तो इज देयर लाइक यू वांट टू डेडिकेट अ फ्यू थिंग्स टू समवन योर सक्सेस टुडे, कि किस किस को आप एक होता है ना कि आपको हम देख रहे हैं, आपके पीछे और भी लोग होंगे जिनको आप चाहेंगे कि क्रेडिट दे, तो आप अगर कहना चाहते हैं उनके बारे में कुछ तो। जैसे कि सबसे पहले तो मैं खुद को भी क्रेडिट देना चाहूंगा वो तो कि 100%, वो हाँ, तो वो आपका है हंड्रेड कि परसेंट है। अगर मैं नहीं होता तो वो मेरे सपोर्टर्स भी मतलब वो कुछ नहीं कर पाते। हाँ। तो हाँ, अगर मेरे बाद देखा जाए, तो मतलब मेरे घर में से मेरे फादर हैं कि उन्होंने ऐसा सपोर्ट किया है कि जो लोएस्ट पॉइंट आता है ना, तो वो आके मुझे बोलते हैं कि तेरे को ना कोई 20-25 हजार वाली जॉब करने की जरूरत नहीं है,
तू घर पे रह के तेरे को जितना पढ़ना है उतना पढ़, तू घर की टेंशन मत कर, तेरे को जो पढ़ना है वो पढ़, हमारी तरफ से तुझे फुल सपोर्ट है। फिर जैसे कि मेरी बड़ी बहन है, तो उन्हें उनको वो भी मतलब यही बोलते हैं कि आज से 10 साल बाद हम मिलेंगे, और तब तू मुझे बताना कि तू कहाँ पे है, अभी का मत सोच। Yeah. और जो मेरी मदर है वो जैसे कि ये सब हमें बोलते हैं, लेकिन जो हमारी माँ होती है वो, उन्होंने कुछ ऐसे मुझे डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन वो मतलब हाँ, मेरा फैमिली जैसे कि बोलते हैं ना कि धार्मिक फैमिली है थोड़ा सा, तो उन्होंने इतनी मेरे लिए भक्ति की है, इतनी पूजा की है कि मैं उनको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। True. फिर मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे कि एक अखिल पटेल करके हैं, केतुल खंबायत एंड उज्जवल लुहार। तो ये 3 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये तीनों हमेशा उधर थे कि हाँ, कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैंने इन लोगों को, और एक उमेर करके लड़का है जो वो मेरे साथ 2017 से वो भी गेट दे रहा है। तो प्रिपरेशन करने में एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ कि जब मैंने और उमर ने कॉल पर बात ना की हो कि आज क्या नया सीखा, आज क्या नया पढ़ा, और डिस्कशन। कैसे नए क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, हाँ, तो मतलब ये कुछ लोग हैं कि जो मतलब ये पूरी जर्नी में हमारे साथ थे। आई थिंक आज आपकी पूरी फैमिली एंड फ्रेंड्स दे आर डेफिनेटली वेरी हैप्पी। और हाँ, बहुत। लास्ट क्वेश्चन ही है एक, जैसे आपने गेट के थ्रू आपने ओएनजीसी के इंटरव्यूज दिए हैं 2-3 बारी, तो उसके हाँ, रिलेटेड कोई टिप्स कि कैसे पढ़ना चाहिए इंटरव्यू के लिए, या इंटरव्यू और गेट में प्रिपरेशन में, या गेट का एग्जाम फेस करने में और इंटरव्यू फेस करने में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा आप अगर हमें बताएं तो। जैसे कि इंटरव्यू फेस करना, तो जैसे कि मैं बताऊँ कि आज तक मैंने ओएनजीसी के 18 19 मैंने 4 और सॉरी 5 इंटरव्यू AEE पोस्ट के लिए दिए हैं। तो वो सब बार की ऐसा इंटरव्यू मेरे कभी एकदम खराब नहीं गए, हर बार मुझे मतलब 13 आउट ऑफ 15 तो मिले ही हैं। सिर्फ एक बार मेरे को शायद 11 या 12 मिले थे, फर्स्ट टाइम था तब। तो इंटरव्यू एक चीज ऐसी है कि जो पैनल मेंबर्स होते हैं कि उनको सिर्फ हमारा इंटरव्यू नहीं लेना होता है, उनको दिन के करीबन 50 या 60 इंटरव्यू उनको लेने होते हैं। और वो सर जो लोग होते हैं वो भी काफी एज के होते हैं, तो उनको ऐसा नहीं होता कि मैं ये स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूछूंगा। हम्म। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि आप इनपुट क्या देते हो इंटरव्यू के अंदर, जिसमें से ही वो पैनल मेंबर्स आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बाहर का क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए इंटरव्यू के अंदर। तो आपको मतलब थोड़े क्वेश्चन, जैसे कि जो इंटरव्यू के किसी भी इंटरव्यू के, जैसे ही नहीं कि ओएनजीसी, मैं हर एक फील्ड की बात करता हूँ कि नंबर ऑफ ऐसे कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं कि हाँ, मेरे को इंटरव्यू में ये तो बोलना ही है, और ये इधर जाते हैं तो मैं यहाँ से उनको डाइवर्ट करके मेरे मेन स्ट्रीम पर ले आऊंगा। तो ऐसे कुछ 3-4 टॉपिक हमें रखने चाहिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके, कि मेरे को मेरा पूरा इंटरव्यू इस पे ही फोकस रहना चाहिए। तो मेरे को कहीं पे से भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं ट्राई करूंगा कि वो मेरे टॉपिक पे आए ऐसा करके। तो और आप। अगर अगर सिंपली अगर आपको ऐसा भी हो सकता है कि जो वहाँ पे पैनल मेंबर्स होते हैं वो एकदम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग बैठे हुए थे, तो उनको ज्यादातर फील्ड का नॉलेज ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग को कुछ उनके मुताबिक थंब रूल में वो ज्यादा मानते हैं, तो अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और अगर हमें नहीं आता तो हमें सिंपली ना कर देना चाहिए कि सर आई डोंट नो। अगर हम गलती से भी कुछ गलत बोलते हैं तो उनको थोड़ा अगर आइडिया आ गया कि हाँ इसने गलत बोला है, तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। तो गलत नहीं बोलना है, अगर नहीं आता तो ठीक है सर मुझे नहीं आता, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड अगर जैसे कि सिर्फ अगर ओएनजीसी को फोकस करके देखा जाए, तो जितना फील्ड का नॉलेज लेके जाओगे तो उतना इंटरव्यू में बेटर रहेगा, क्योंकि वो लोग भी फील्ड के मतलब वो एक्सपीरियंस काफी होता है उन लोगों का। हम्म। तो आपसे इम्प्रेस होने के चांस बढ़ जाते हैं पैनल मेंबर्स के। तो आपका कोई ऐसा प्रेफरेबल ब्रांच है कि मतलब मुझे इसी डिपार्टमेंट में जाना है? अब तो आपकी फर्स्ट रैंक है, आपके पास प्रेफरेंस की लिस्ट होगी, आप अपने पसंद से जा सकते हैं। तो पहले होता था कि अरे, हम मेरे से पहली वाली रैंक क्या भर रहा है, उसके बाद का मैं अपने हाँ, हिसाब। अभी आपके पास अपना पूरा ओपन ग्राउंड है, तो आपका वैसे है ना कि अपने मन से आपका क्या है कि कौन सा प्रेफरेंस आपका फर्स्ट है? ऐसे तो अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं भी मतलब टॉप 30 में मतलब 22 26 सॉरी 27 रैंक पर रह चुका हूँ। तब मुझे पता है कि वो रैंक पर रह के फीलिंग कैसी होती है, कि जो एग्जैक्टली। टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन से चॉइस भर रहे हैं उन पर डिपेंड करता है। तो
अगर हम तब हम ऐसा सोचते हैं कि अगर काश ये लोग हमें हमसे कोऑपरेट कर ले तो पीछे एक सीट्स मतलब किसी ना किसी को सीट मिलेगी। तो अगेन मेरा वही रहेगा कि जैसे कि अभी मतलब और सभी से बात होगी, अगर कितनी सीट्स आती हैं तो किस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ पेट्रोलियम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो सके, तो उस मुताबिक मैं उधर जाना चाहूंगा। हाँ, लेकिन फिर ऐसा है कि ड्रिलिंग सीमेंटिंग मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस कभी नहीं रहेगा। आइदर रिजर्वायर प्रोडक्शन और एमएमओ में अगर मिलता है तो ये तीन में से मैं कोई भी भरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ड्रिलिंग सीमेंटिंग में मैं अगर हाँ कि सीमेंटिंग पीछे किसी को चाहिए तो मैं सीमेंटिंग की सीट के लिए इंटरव्यू में बैठूंगा भी नहीं, वो भी अलग बात है। तो कोऑपरेशन मेरी तरफ से तो फुल रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आगे मतलब 2019 में कुछ लोगों ने कोऑपरेट किया होता तो आज मैं इधर इंटरव्यू नहीं दे रहा होता, शायद मैं वो मिस में होता। तो वो आगे वाले अगर कोऑपरेट नहीं करते तो पीछे वाले की फीलिंग क्या होती है वो मैं जानता हूँ। तो मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा कि मेरी वजह से किसी का करियर खराब हो जाए। और अगर मुझे तो बहुत खुशी होगी कि अगर मैंने कुछ उनसे उनसे कोऑपरेट करके मैंने कुछ चॉइस की और उनका वो सीट उन्हें मिल जाए, तो वो जो स्टूडेंट होगा वो भी मुझे मतलब याद रखेगा कि हाँ यार इन्होंने कोऑपरेट किया था। तो वो तो रहेगा मेरा पूरा। डेफिनेटली आई विश यू ऑल द लक श्रीनाथ, कि आपने थैंक इतनी यू, साल थैंक यू। मेहनत की है और काइंड ऑफ आपको पता है कि आगे रहना और पीछे रहने की फीलिंग आपको जो अच्छे से पता है। एंड आपसे बात करके ना मतलब ट्रूली इट्स इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग ऑल्सो, कि ठीक है लोज तो आने ही है बट उसको फेस हाँ करके आगे बढ़ना है। और हमेशा अपने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करो, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं उसको रिजेक्ट करो, नॉइज वही। कैंसलेशन करो और आगे बढ़ो। हाँ आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका इतना अच्छा रैंक आया ना, वी विश कि आपकी ओएनजीसी में इस साल डेफिनेटली हो ही जाएगी। सो एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना टाइम दिया। एंड या आई थिंक वी विल रैप अप थैंक यू। टुडे। थैंक थैंक यू यू, यू सो टू। मच रीना, थैंक यू सो मच। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। या टेक केयर, हैव अ नाइस डे।